सारे देश के मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा, अखबारों ने नहीं छापा, चैनल वालों ने नहीं छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं छापा। इसका मतलब है कि जिसे आज नेशनल मीडिया कहा जाता है वो नेशनल मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसले की कोई खबर भारत के प्रजा को देने का काम नहीं किया। ये देशद्रोह का काम भारत के मीडिया ने किया। इस वजह से आप लोगों को जानकारी नहीं मिली। अगर उसी दौरान ये जानकारी मिलती और मीडिया वाले सारे देश के प्रजा को जागृत करते तो ईवीएम उसी समय खत्म हो गया होता। मगर मीडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी खबर को नहीं छापा। इस वजह से हमें इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करना पड़ रहा है। सारे देश भर में हमें ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी शायद 12, 13, 14, 15 तारीख को लोकसभा का चुनाव घोषित होने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए, अगर हम वोट का अधिकार बचाने में कामयाब हुए तो संविधान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा तो संविधान कहां से बचाएंगे? जो सरकार संविधान बदलने का सोचती है उस सरकार को हम वोट के आधार पर बदल देंगे तो संविधान बचा लेंगे। तो पहले तो वोट को बचाना होगा। वोट को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना है। और कुछ लोग आपको बोल सकते हैं अरे इससे आपको जेल होगा, ये मशीन फोड़ेंगे तो आपको जेल होगा। तो जेल में तो मैं जाने के लिए तैयार हूं ना पहले, उसके बाद आपका नंबर है। पहले तो मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा तब कहूंगा ना आपको अरे फोड़ो। तो पहले मैं फोड़ूंगा, उसके बाद आपको कह रहा है आपको फोड़ना है। तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। अगर 15 लाख बूथ पर लोग फोड़ेंगे और 15 लाख बूथ पर फोड़ने के बाद इतना केस चलाने के लिए सरकार के पास दम नहीं है। इतने लोगों पर केस चलाने के लिए दम नहीं है। 2, 4, 5 लोग अगर फोड़ दे तो एफआईआर होगा। अगर 15 लाख जगह फोड़ोगे तो पॉलिटिकल इश्यू होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू होगा, सारे दुनिया में इश्यू होगा और सारा देश जो है इसके लिए विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ऐसा कमिटियों का गठन आप करो, हर बूथ पर आपको कमिटियों को गठन करो और उस कमेटी में नौजवानों को भर्ती करो, महिलाओं को भर्ती करो और उनको तैयार करो कि ये हमारा सत्यानाश करने वाला मशीन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का सत्यानाश करने वाला मशीन है, इस मशीन को हम फोड़ेंगे। इसके लिए लोगों को तैयार करो। आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो राज्य स्तरीय रैली, महारैली आप लोगों ने संपन्न कराने का पराक्रम किया, यहाँ के लोगों के द्वारा इस रैली में आने के लिए तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी, रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी इतनी बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, सारे देश भर में ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं जिसका सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम हटाओ है। ईवीएम हटाओ ये अभियान हम लोग क्यों चला रहे हैं, इसे जानना, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, इस देश में और आधुनिक भारत में हमारे पुरखों के द्वारा 1848 से लेकर 1956 तक इतना 100 साल से ज्यादा संघर्ष किया गया और 100 साल से ज्यादा संघर्ष करने के बाद इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
और इस संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला। बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। आज के तारीख में 18 साल के नौजवानों को वोट देने का अधिकार है। वोट देने के अधिकार में 2 अधिकार शामिल हैं। एक अधिकार है शासक चुनने का और एक अधिकार है शासक बनने का। तो 84 तक 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, वहां से अगर आप गिनती करो तो लगभग 34 साल तक हमारे लोगों ने वोट के अधिकार का उपयोग करते हुए शासक चुनने का काम किया, क्योंकि हमारे लोग ऐसा मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है। आज भी बहुत सारी जनता हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की आज भी वो यही मानती है कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, देश का राजकाज चलाना हमारा काम नहीं है। ऐसा बहुसंख्यक लोग आज भी हमारा मानते हैं। मगर 34 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 34 साल बाद 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाकर उन्होंने ये घोषित किया कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमारा समाज शासन करती जमात बनना चाहिए, तो ये बहुजन समाज पार्टी शासन करती जमात बनाने का काम करेगा। इसका मतलब ये है 84 तक हमारे लोग यानी 34 साल तक वोट का अधिकार हासिल होने के 34 साल तक, जैसा मैं आपको समझा रहा था कि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। तो हम लोग इतना ही समझदार बन पाए थे कि हम केवल शासक चुनते थे और दूसरे लोगों को शासक चुनते थे, और हम ऐसा मानकर चलते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, देश का राजकाज चलाना हमारा काम नहीं है। ऐसा हमारे लोग मानते थे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि ये देश में हम लोगों के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के 100 में 85% वोट है। अगर 100 में 85 वोट हमारे हैं तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। तो ये बात हमारे लोगों को समझ में आने के लिए संविधान में अधिकार हासिल होने के 34 साल बाद ये बात समझ में आई। अन्यथा हम लोग अपने वोट के अधिकार से केवल दूसरों को शासक चुनते थे। मगर 84 में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा काशीराम जी ने ये ऐलान किया कि बाबा साहब आंबेडकर ये कहा करते थे शासन करती जमात बनना हमारा उद्देश्य है, तो अब भविष्य में अपने वोट के अधिकार का उपयोग हम शासक चुनने के लिए नहीं करेंगे बल्कि शासक बनने के लिए करेंगे। साथियों, इतिहास में हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये धोखा भी हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल करवाया था। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, ये क्या था? तो ये इसकी 2-3 बातें हैं जो शासन करती जमात बनने से संबंधित है। तो पहली बात यह है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या के अनुसार आजाद भारत में हमारे 22.5% वोट हैं। तो 22.5% वोट के अनुसार हम लोगों के संसद में 22.5% मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाने चाहिए और 22.5% एमएलए चुनकर जाने चाहिए। इस हिसाब से अभी जो करंट पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में
131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो ये चुनकर जाने चाहिए। और ये चुनकर जाने का तरीका क्या होगा? तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा शेड्यूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, इसके अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए और शेड्यूल कास्ट के वोटरों को शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के जो उनका चुनाव क्षेत्र अलग होना चाहिए और तो अपना अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है, इसलिए दूसरे लोग उनको वोट नहीं दे सकते, इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए। आदिवासी लोग जंगल में निवास करते हैं, इसलिए दूसरे लोग उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए उनका भी सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने ये लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने इस बात को, बाबा साहब आंबेडकर की इस लड़ाई को स्वीकार किया और 17 अगस्त 1932 को ये अवार्ड घोषित किया कि आपको ये दिए जाते हैं। इससे क्या होता? यदि आजाद भारत में अगर ये अधिकार हमें मिल जाते तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार या कोई भी राज्य सरकार की सरकार हमारे समर्थन के बगैर न देश में न राज्य में कोई सरकार बना सकता था। और अगर ऐसा होता तो केंद्र की सरकार बनाने वाले लोग हम होते, राज्य की सरकार बनाने वाले लोग हम होते। तो इससे क्या होता? इससे हम लोगों को सेंट्रल में 22.5% SC ST के लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी होती, सत्ता में हिस्सेदारी होती, प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी होती और हमारी लड़ाई लड़ने वाले और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के हाथों में देश की सत्ता होती। ये लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर ने 17 अगस्त 1932 को जीत ली थी, मगर इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और ये अधिकार छीन लिया। लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं, तो महात्मा तो उसको कहा जाता है जो लोगों को देता है, मगर गांधी जी ने हम लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार मिले वो छीनने के लिए आमरण अनशन किया था। इस वजह से मैं गांधी जी को महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे हक और अधिकार छीनने का काम किया था। इसलिए साथियों, इसके विरोध में लड़ाई उस समय से चल रही है और इस उपवास की वजह से सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गए और जॉइंट इलेक्टेड आ गए। सेपरेट इलेक्टेड लागू होते तो इस देश के सत्ता में हम लोगों को अपनी आवाज के साथ, अपने हक और अधिकार के साथ हिस्सेदारी मिलती, मगर आज ऐसा नहीं है। और इस वजह से पार्लियामेंट में और विधानसभा में हमारे बोलने वाले प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनेटेड लोग हैं, नामधारी लोग हैं। और इसलिए हम लोगों को आजाद भारत में जो हक और अधिकार संविधान ने दिए वो जमीनी लेवल पर अमल में नहीं आ रहे हैं, नहीं लाए जा रहे हैं। उसका कारण हमारे लोगों को आजाद भारत में सही और सच्चे प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ने के लिए आने वाले समय में हम लोगों को सफलता हासिल करने के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनकी संख्या 52% है उनको भी अपने साथ लेना होगा। इससे क्या होगा? SC ST OBC की संख्या 74.5% है। यदि इसमें माइनॉरिटी को मिला दिया जाता है तो ये संख्या 85% होती है। तो 100 में 85% लोग जो है आज इस देश में प्रताड़ित है, अन्याय से पीड़ित है। इन लोगों को हमारा जो आंदोलन है जगाने का काम कर रहा है और जो जगे हुए लोग हैं उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है और जो जोड़े हुए लोग हैं उसमें से संगठित शक्ति निर्माण करने का काम कर रहा है। और इस संगठित शक्ति का आने वाले समय में आंदोलन के लिए उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत आज आपके मालदा टाउन में बंगाल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में एक बड़ा प्रोसेशन, बड़ा रैली हम लोगों ने निकाला और
इसी वजह से जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को आपके संगठित होने में डर लग रहा है। उनको क्या लगता है कि ये लोग पिछलग्गू बने रहे, ये लोग केवल हमें वोट देने का काम करते रहे हैं, इनको शासक बनने का काम नहीं करना चाहिए। मगर साथियों, हम लोग अब इस देश में एक बड़ा विशाल आंदोलन शुरू कर दिए हैं। ये मामला आपके केवल बंगाल का नहीं है, सारे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर दिल्ली पर भी चढ़ाई करके गए थे, वहां भी हम लोगों ने ये लड़ाई लड़कर गए थे, लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि चुनाव आयोग को ये बता सके कि आप लोगों ने ये जो ईवीएम मशीन लाई है, ये ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूं ताकि बात आपको समझ में। एक पर्चा दे, पर्चा कोई नहीं, ये जो पर्चा है, ये कागज है, इसी तरह का बैलेट पेपर पहले हुआ करता था। और जब आप बैलेट पेपर होता था तो आप वोट डालने के लिए जाते थे, तो जाने के बाद चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, फिर आप अपने हाथ से उठाकर उसको देखते थे और देखने के बाद पता करते थे किसको वोट देना है, और फिर तय करने के बाद आप स्टैंप उठाते थे और उठाकर स्टैंप अपने आंखों के सामने वहां मारते थे, बैलेट पेपर पर ऐसा मारते थे। और मारने के बाद आप अपनी आंखों से दोबारा देखते थे कि जिसको हम वोट देना चाहते उसी को लगा है कि नहीं लगा है। वो तसल्ली करने के बाद, विश्वास करने के बाद फिर ऐसा फोल्ड करते थे, फिर ऐसा फोल्ड करते थे। और फोल्ड करने के बाद में ये फोल्ड करके इस तरह से आप बैलेट बॉक्स में डाल देते थे, अपने हाथ से अपने आंखों के सामने डाल देते थे। तो आपको पूरा यकीन होता था कि आपने जिसको वोट दिया, आपका वोट उसके नाम पर जमा हो गया है, आपके आंखों के सामने और आपके हाथ से। आपको तसल्ली होती थी, विश्वास होता था। अभी क्या होता है? अभी ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन है, आप बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद आपने जिस पर बटन दबाया वो स्टैंप वहां दिखाई देता है, लगा है, दिखाई देता है, लगा है। मगर बैलेट बॉक्स में वही कागज नीचे जाता है, वो दिखाई नहीं देता। वही कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर गया है और गिनती के दौरान वही कागज की गिनती हो रही है, ऐसा किसी को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो ईवीएम मशीन में जो आप वोट डालते हो वो इस तरह का आंखों से दिखाई देने वाला वोट नहीं होता है। उस वोट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोट। और इलेक्ट्रॉनिक वोट जैसे बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता, गिनती करने के दौरान भी दिखाई नहीं देता। तो आपके वोटों की गिनती हो रही है, कैसे माना जाएगा? ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा का भी, भाजपा की सरकार है ना, ये भाजपा वाले ही ईवीएम के विरोध में कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। जो बात मैं कह रहा हूं वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, भय मुक्त चुनाव नहीं हो सकता
और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 को। इसका मतलब है जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और नोटिस चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग को कहा ऐसा केस है, ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना और चुनाव आयोग के विरोध में फैसला दिया। ये फैसला 8 अक्टूबर 2013 को चुनाव आयोग के विरोध में फैसला दिया, ईवीएम के विरोध में फैसला दिया। इस फैसले की खबर दूसरे दिन के अखबार में आनी चाहिए थी। सारे देश के मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा, अखबारों ने नहीं छापा, चैनल वालों ने नहीं छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं छापा। इसका मतलब है कि जिसे आज नेशनल मीडिया कहा जाता है वो नेशनल मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसले की कोई खबर भारत के प्रजा को देने का काम नहीं किया। ये देशद्रोह का काम भारत के मीडिया ने किया। इस वजह से आप लोगों को जानकारी नहीं मिली। अगर उसी दौरान ये जानकारी मिलती और मीडिया वाले सारे देश के प्रजा को जागृत करते तो ईवीएम उसी समय खत्म हो गया होता। मगर मीडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी खबर को नहीं छापा। इस वजह से हमें इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करना पड़ रहा है। सारे देश भर में हमें ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी शायद 12, 13, 14, 15 तारीख को लोकसभा का चुनाव घोषित होने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, यदि चुनाव आयोग ने, अब ये जो बात मैं कह रहा हूं ये बात इल्लीगल है, तोड़ने की बात इल्लीगल है, फिर भी कह रहा हूं। क्यों? वो लोग चुनाव इल्लीगल कर रहे हैं, संविधान के विरोध में कर रहे हैं। अगर बंगाल की पुलिस चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकती है, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। मुझे अरेस्ट कर नहीं रहे हैं, मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं ईवीएम मशीन वोट डालने के लिए जाओ। आपको वोट डालने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आप अंदर जा सकते हो, आपके पास वोट का अधिकार है। आप अंदर जाओ और देखा अगर आपने ईवीएम मशीन तो आपको गुस्सा आना चाहिए, अरे साला यही मशीन हमारा वोट का चोरी कर रहा है। वामन मेश्राम बोल रहा था कि यही मशीन चोरी करता है, तो दोनों हाथों से उठाने का और उधर पटक देने का। और इस तरह से ये ईवीएम मशीन को हम लोग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ पर तैयारी कर रहे हैं, सारे देश भर में तैयारी कर रहे। तैयारी करने के लिए ही मैं घूम रहा हूं सारे देश भर में कि 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ पर मशीनों को फोड़ने का। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि वो फोड़ने के बाद दूसरी मशीन लाएंगे। तो हमारे तो 100 में 85 वोट है ना, दूसरा आदमी जाना चाहिए। दूसरे आदमी को भी अगर मशीन दिखाई दिया वे उसको उठा करके फिर पटकना चाहिए, फिर तोड़ना चाहिए। अगर उसने तीसरा मशीन लगाया तो तीसरे मशीन को भी फोड़ना चाहिए। यानी ईवीएम मशीन पर चुनाव नहीं होने चाहिए। ये वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। इस देश में संविधान ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने का और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार लाने का अधिकार जनता को है। ईवीएम मशीन आने के बाद क्या हुआ? ये जो जनता का अधिकार है सरकार बनाने का, सेंट्रल में किसकी सरकार हो, राज्य में किसकी सरकार हो, ये निर्धारित करने का अधिकार आपका है। मगर ईवीएम आने के बाद ये आपका अधिकार ईवीएम ने छीन लिया और अब सरकार बनाने का काम ईवीएम कर रही है। इसलिए आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब भविष्य में ये जो सरकार है ईवीएम की पूजा करेगा, आपकी नहीं करेगा। आपको कोई पूछेगा ही नहीं। ईवीएम से चुनना है तो इनको कौन पूछेगा ईवीएम से पूछने का। तो भविष्य में हो सकता है कि ईवीएम नाम की माता बन जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। बोल नहीं सकते क्योंकि इस देश में कुछ भी होता है। झाड़ को लोग भगवान बना देते हैं, पत्थर को भगवान बना देते हैं और न जाने कौन सी चीज को भगवान बना देते हैं। तो ईवीएम को माता बनाने के लिए क्या दिक्कत है? वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को
अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए, अगर हम वोट का अधिकार बचाने में कामयाब हुए तो संविधान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा तो संविधान कहां से बचाएंगे? जो सरकार संविधान बदलने का सोचती है उस सरकार को हम वोट के आधार पर बदल देंगे तो संविधान बचा लेंगे। तो पहले तो वोट को बचाना होगा। वोट को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना है। और कुछ लोग आपको बोल सकते हैं अरे इससे आपको जेल होगा, ये मशीन फोड़ेंगे तो आपको जेल होगा। तो जेल में तो मैं जाने के लिए तैयार हूं ना पहले, उसके बाद आपका नंबर है। पहले तो मैं फोड़ूंगा, पहले मैं फोड़ूंगा तब कहूंगा ना आपको अरे फोड़ो। तो पहले मैं फोड़ूंगा, उसके बाद आपको कह रहा है आपको फोड़ना है। तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। अगर 15 लाख बूथ पर लोग फोड़ेंगे और 15 लाख बूथ पर फोड़ने के बाद इतना केस चलाने के लिए सरकार के पास दम नहीं है, इतने लोगों पर केस चलाने के लिए दम नहीं है। 2, 4, 5 लोग अगर फोड़ दे तो एफआईआर होगा। अगर 15 लाख जगह फोड़ोगे तो पॉलिटिकल इश्यू होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू होगा, सारे दुनिया में इश्यू होगा और सारा देश जो है इसके लिए विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ऐसा कमिटियों का गठन आप करो, हर बूथ पर आपको कमिटियों को गठन करो और उस कमेटी में नौजवानों को भर्ती करो, महिलाओं को भर्ती करो और उनको तैयार करो कि ये हमारा सत्यानाश करने वाला मशीन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का सत्यानाश करने वाला मशीन है, इस मशीन को हम फोड़ेंगे, इसके लिए लोगों को तैयार करो। आप ऐसा करते हो और सरकार को और चुनाव आयोग को अगर मालूम हो गया कि आप पूरी तैयारी से है तो वोट आ जाएगा। अगर आप तैयारी करते हो, इसकी खबर भी सरकार को मिल गई तो भी बैलेट पेपर आ जाएगा, ईवीएम नहीं आएगा। आपकी तैयारी की खबरें भी अगर सरकार को मिलती है तो भी ईवीएम चला जाएगा, बैलेट पेपर आ जाएगा। तो आप तैयारी करो, फोड़ने वाली कमेटी बनाओ और फोड़ने वाली कमेटी बनाने की खबरें हाईलाइट करो। तो इससे क्या होगा, सरकार को और चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा कि लोग तैयारी कर रहे हैं सारे देश भर में। देखो, ये हमारे आजादी की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप जेल में जाते हैं तो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो आदमी जेल में जाता है वो आदमी को जेल नहीं होती है, और होती है तो लोग उसको राष्ट्र पुरुष कहते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद सारे देश भर में हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद अंग्रेज लोगों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया आजादी में। ये जो हम आपको बता रहा हूं ना फोड़ने का, ये आजादी वाला मामला है, ये फोड़ने का मामला नहीं है, ये हमारे आजादी का मामला है। अगर मान लो उन्होंने ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर लाया, चलो आपको हाइपोथेसिस समझाता हूं, कल्पना करो आपने 15 लाख कमेटियां बनाई और उन्होंने बैलेट पेपर 5 किलो अनाज ले जाओ, साला भिखारी बन गया है। मोदी को बोलने का हमारी सत्ता आने दे, अबे तेरे घर में 25 किलो पहुंचाते, पहले तेरा घर बता दे कहां, एड्रेस कहां है। तो 5 किलो में हम लोगों को भिखारी बना रखा है कि 5 किलो ले जाओ, और इस तरह से प्रोपेगेंडा टीवी पे करता है जैसे हम कोई साले भिखारी है, भिखारी मान करके प्रोपेगेंडा कर रहा है 5 किलो में। अरे इस देश के मजदूर हम, किसान हम, खेती में अन्न हम पैदा करते हैं, साला हम ही को हमारे खेती का माल उसमें से 95 किलो वो ले लेता है, 5 किलो बता तुम ले लो। अबे हमारा कितना चालाकी कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अबे हम ही पैदा कर रहे हैं, हमारा ही माल 95 किलो खुद ले रहा, 5 किलो हमको दे रहा। तो ये जो चालाकी है इसको बदलना होगा। इसको बदलने के लिए हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। तो आप लोगों को गांव-गांव में कमेटियां बनाओ। 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव में हम लोग 85-90% लोग हैं। अगर कमेटियां बनाओगे तो सारा देश संगठित होकर खड़ा हो जाएगा। अगर सारा देश खड़ा हो गया
तो इस देश में हम लोगों को आजादी हासिल करने में कोई रोक नहीं लगा सकता। इसलिए ये 2024 में जो चुनाव है, ये चुनाव एक अवसर है, चुनाव एक अवसर है, एक मौका है। इस मौके का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। मौके बार बार नहीं आते। लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में एक ही बार न होगा, और बंगाल की विधानसभा का भी चुनाव 5 साल में एक ही बार होगा। तो 5 साल में एक ही बार ना वो अवसर आता है, बार बार थोड़ी आता है, डेली थोड़ी अवसर आता है, 5 साल में एक बार आता है। ये आया हुआ है, ये अवसर आया हुआ है। इस अवसर को नहीं गंवाने का दोबारा याद दिलाता हूं। अपने अपने इलाके में कमेटियां बनाओ, और कमेटी में लोग, नौजवानों को, महिलाओं को भर्ती करो और उनको कहो ईवीएम फोड़ना है, फोड़ने से एफआईआर होगा, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जेल में जाने से, क्योंकि ये राजनीतिक इशू है, किसी को कोई जेल नहीं होने वाला है। तो गांधी जी अंग्रेजों को कहा था होता जेल, जेल नहीं, जेल देने वाले ही भारत छोड़ के चले गए। तो ये जो लोग है, ये जेल देने वाले, ये कहां रहने वाले हैं? तो ये कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे हैं। अगर हम अपने संविधानों की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर हम जेल में नहीं जाने के लिए तैयार है, तो फिर हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी? फिर हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है। अगर आप केवल इस बात का संकल्प कर लोगे, सारे देश भर में कर रहा हूं मैं ये कार्यक्रम, एक जगह नहीं, सारे देश भर में कर रहा हूं, क्योंकि हमारा 32 राज्यों में संगठन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के केवल 4 स्टेट रह गए, नागालैंड, मिजोरम के, मणिपुर, बस इतने ही रह गए। बाकी 32 राज्यों में संगठन है। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी 67 साल हो रहा है। 49 साल से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण करने के काम में जिंदगी का इतना लंबा समय लगाया, और इतना विशाल संगठन और आंदोलन खड़ा किया देश भर में। इसलिए इस आंदोलन को, विशाल आंदोलन को हम लोगों ने इतना लंबा समय लगाकर खड़ा किया, इसलिए इसकी सफलता तय है। इसको कोई रोक नहीं लगा सकता। इसलिए आप अपने अपने गांव में जाकर कमेटियां बनाओ और ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयारी करो, और जितनी ज्यादा कमेटियां बनेगी उतना उधर चुनाव आयोग में डर पैदा होगा, बैलेट पेपर आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे बगैर चुनाव के सत्ता हमारे हाथ में दे दो, ये नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे, गैर कानूनी बात नहीं कह रहे, गैर संवैधानिक बात नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं अरे भाई, ये ईवीएम मशीन आपने लाई है, उसके पहले बैलेट पेपर ही था, तो हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? बैलेट पेपर पर चुनाव करने का जो कानून है वो आज भी बरकरार है, और कहीं कहीं जगह पर आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर पर हुआ, तो बैलेट पेपर का कानून आज भी बरकरार है। चुनाव आयोग चाहे तो कोई कानून में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं, कोई पार्लियामेंट में नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोपेगेंडा झूठा कर सकते हैं, अरे अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया, अभी कानून कहां बनेगा, अभी कानून बदलना होगा, ये करना होगा, वो कोई जरूरत नहीं है। कानून बाकायदा बरकरार है। चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से कर सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर कर सकता है। चुनाव आयोग को केवल फैसला करना है। सारे देश की प्रजा ईवीएम मशीन के विरोध में है। ये नेशनल इशू हो गया है, एक राष्ट्रीय इशू हो गया है, और राष्ट्रीय इशू होने की वजह से किसी ने मुझे बताया, ममता बनर्जी ने भी बोला है। बोला क्या है? बोला, वो बोल नहीं रही थी, वो हमारे आंदोलन की वजह से उसका मुंह जो बंद था वो खुल गया। खबर गया होगा, पुलिस वालों ने दिया होगा कि ममता जी वामन मेश्राम ईवीएम का ढोल बजा रहा है। अच्छा, तो उसने भी बोल दिया। तो सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में वातावरण है, और इस वजह से ईवीएम आज के तारीख में नेशनल इशू हो गया है। तो इसलिए ये संविधान बचाने का अवसर है, इसके लिए वोट का उपयोग और उपयोग करना है। ये ध्यान रख करके आपको ये लड़ाई लड़ना है, और उसके साथ साथ पहले नंबर पर ईवीएम फोड़ने की तैयारी करो। बैलेट पेपर आ जाएगा, इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं।